हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। स्टूडेंट्स, अभी हम हिस्ट्री का 6 चैप्टर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट बुक में हैं वो अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द प्रॉपर ऑप्शन। फर्स्ट है, इन 1992 अ मूवमेंट अगेंस्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल वॉज स्टार्टेड इन, 4 ऑप्शंस दिए हैं तो उसका जवाब है आंध्र प्रदेश। सेकेंड है, इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर फुलरेणु गुहा। आंसर है डॉक्टर फुलरेणु गुहा। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्टेड वन। कौन सा है देखते हैं। तो सबसे पहला दिया है सौदामिनी राव श्री मुक्ति आंदोलन समिति। सेकंड है विद्या बाळ नारी समता मंच। थर्ड है प्रमिला दंडवते महिला दक्षता समिति। और फोर्थ है ज्योति म्हापसेकर वुमेन्स कमीशन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है जो गलत है, रॉन्ग है, और उसका सही जवाब ये है कि ज्योति म्हापसेकर के साथ जाता है स्त्री मुक्ति संगठना। ओके, अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, मेक अ कंसेप्ट चार्ट। कंसेप्ट चार्ट किस चीज़ का बनाना है? तो लॉज रिलेटेड टू विमेन। सो विमेन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो भी लॉज इस चैप्टर में दिए हुए हैं उसका कंसेप्ट चार्ट अभी हमें बनाना है। सबसे पहले आता है 1952 में जो लॉज बनाया गया, 1952 में आया राइट टू एलिमनी। राइट टू एलिमनी यानी कि महिलाओं को गुजारा भत्ता या फिर मराठी में पोटगीचा अधिकार, गुजारे भत्ते का अधिकार महिलाओं को दिया गया आफ्टर डिवोर्स होने के बाद उनको गुजारा भत्ता देना कंपलसरी हो गया 1952 से। बाद में आता है 1961 में 2 एक्ट बने, एक तो डावरी प्रिवेंशन एक्ट एंड दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। डावरी प्रिवेंशन एक्ट, डावरी यानी कि दहेज लेना देना मना करने वाला एक्ट बनाया 1961 में। बाद में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को कुछ बेनिफिट्स मिलने के हिसाब से ये एक्ट बनाया गया। ओके, बाद में आता है 1984 में डावरी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी आपने देखा कि डावरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 में भी बना था, लेकिन वो वापस 1984 में बना क्योंकि डावरी प्रिवेंशन एक्ट से कोई भी महिलाओं की मृत्यु की संख्या में घट नहीं हुई, कमी नहीं हुई, तो मृत्युओं की संख्या वैसे ही रही। इसके लिए वापस एक बार अमेंडमेंट करके डावरी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। बाद में 1998 में सती प्रिवेंशन एक्ट, सती को प्रिवेंट करने वाला, महिलाओं को सती नहीं जाना चाहिए, ये बोलने वाला एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया 1998 में। इस तरह से ये 4 ईयर है और 5 एक्ट है, तो इसे आपको याद रखना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल के ये आंसर आपके पास रख दीजिए। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, उसका फर्स्ट है एलिमनी। एलिमनी यानी कि पोटगी, मराठी में पोटगी और हिंदी में गुजारा भत्ता बोलते हैं। तो एलिमनी ऐसे औरत को विवाहित औरत को दी जाती है, लेडी को दी जाती है जिसका डिवोर्स हो चुका है, तो उसको उसके हस्बैंड को हर महीने उसको गुजारा भत्ता देना पड़ता है। इट इज़ कंपलसरी एज पर द लॉ 1952। अभी हम लोग ने देखा कंसेप्ट चार्ट में कि 1952 का जो लॉ इनेक्ट हुआ उसमें महिलाओं को एलिमनी का यानी कि गुजारा भत्ते का, पोटगी का अधिकार दिया गया है। ये एलिमनी का अधिकार जो है वो हर रिलीजन में, हमारे इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं हर एक रिलीजन में अलग अलग प्रकार का है। और मुस्लिम वुमेन्स के लिए भी पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन एक्ट पास किया है। तो एक बार आंसर देखते हैं। एलिमनी इज़ पेड टू अ मैरिड वुमेन टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसका खुद का ख्याल रखने के लिए मैरिड वुमेन को एलिमनी दी जाती है। इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय द हस्बैंड हु डिवोर्स्ड हर, हस्बैंड को जिसके साथ डिवोर्स हुआ है उस व्यक्ति को, आदमी को, उसे अपने औरत को ये देना पड़ता है। एलिमनी लॉज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया। डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग लॉज एलिमनी के बारे में है।
The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony. So women's right to alimony 1952 में इनेक्ट हुआ है. Also for Muslim Women's Act was passed by Parliament. So Parliament ने मुस्लिम वुमेन के लिए मुस्लिम वुमेन्स एक्ट पास किया है. तो यहाँ पे एलिमनी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट है माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक. सो अल्पसंख्यक यानी कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन के या लैंग्वेज बोलने वाले जिनकी संख्या कम होती है. ओके, तो उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं. जैसे हमारे इंडिया में बहुत ही सांस्कृतिक और कल्चरल वेरिएशंस है, विविधता है, परंपरा अलग अलग होने वाले लोग अलग अलग है. कोई रिलीजन की कोई वंश की संख्या कम है तो इन्हें माइनॉरिटी कहते हैं. तो ऐसे लोगों को अपने खुद को खुद की परंपरा, खुद का कल्चर प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है. खुद की लैंग्वेज को संवर्धन करना, विकास करने का अधिकार होता है. तो उसके लिए उनको कुछ राइट दिए जाते हैं, जैसे कि उनको अपना सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करने का राइट है. इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे स्कीम्स उनके प्रोग्रेस के लिए इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. तो ये माइनॉरिटी का कंसेप्ट है. तो एग्जैक्टली हम लोग आंसर देखते हैं. इन एनी सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, लैंग्वेज और रेस हु आर स्मॉलर इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटी. ओके, सो अल्पसंख्यक जो स्मॉल नंबर में आते हैं, स्मॉलर इन नंबर, वो उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं. इन आवर कंट्री वी सी ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशन. हमारे कंट्री में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता, परंपरा है. वी हैव वेरियस रिलीजन्स, सेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस. हमारे पास बहुत सारे धर्म फॉलो करने वाले, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं. Minorities have the right to protect and conserve their language, culture and traditions. Minorities को अपना खुद की भाषा, खुद की कल्चर, खुद का सांस्कृतिक परंपरा प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, संवर्धन करने का, उसको बढ़ाने का, प्रोग्रेस करने का अधिकार है. फॉर दिस पर्पज दे हैव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो उसके लिए उन्हें सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करने का राइट है. सो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर देयर प्रोग्रेस. सो गवर्नमेंट भी उनके प्रोग्रेस के लिए वेरियस स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है. तो ये इसका आंसर है. आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस. तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट बिगेन. नारी मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई. क्यों हो गई, उसके रीजंस बताने हैं. तो सबसे पहला उसका रीज़न ये है कि यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 1975 एक इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर करके डिक्लेयर किया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसी दौरान 1975 में ही एक कमेटी स्थापन की वुमेन का स्टेटस जानने के लिए इन इंडिया. लाइक वुमेन का, महिलाओं का क्या स्थान है अपने भारत देश में, वो जानने के लिए. और उस कमेटी के चेयरमैन थी डॉक्टर फुल रेणु गुहा. सो ये कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है. जेंडर बेस्ड यानी लिंग आधारित, व्यक्ति महिला है या पुरुष, इसके ऊपर भेदभाव हो रहा है. तो ये सब कंसिडर करते हुए स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ने एक स्टेट कॉन्फ्रेंस, पूरे भारत भर के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया 1975 में, टू डिस्कस वुमेन रिलेटेड इशू. मतलब महिलाओं के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जैसे कि वर्किंग वुमेन्स के क्या प्रॉब्लम्स है, उन महिलाओं का एजुकेशन, महिला मेल फीमेल रेशो इन द पॉपुलेशन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है, वो डिस्कस करने के लिए स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ने स्टेट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया. तो समिति ने उस टाइम डिक्लेयर किया कि इन 1978 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो सब भेदभाव हो रहा है, जेंडर, कास्ट, वर्ण बेस्ड जो भी भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग स्ट्रगल करेंगे. तो ये सब कारण है कि वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई. तो इसका प्रॉपर आंसर हम लोग एक बार देखते हैं. द UN declared 1975 as the International Women's Year. Also, Government of India formed a committee in 1975 to know the status of women, chairman of which was Dr. Fulrenu Guha.
The committee reported gender-based discrimination. Therefore, the Stree Mukti Sangharsha Samiti had organized a state conference in 1975 to discuss women-related issues. The Samiti declared a policy to struggle against discrimination on the basis of gender, caste, and varna in 1978. As a result, ऊपर का स्टेटमेंट वापस आपको लिखना है. The women's liberation movement began. अभी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. द प्रोहिबिशन ऑफ डावरी अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1984. 1984 में दहेज यानी कि हुंडा के अगेंस्ट सुधार कायदा बनाया गया. हम लोग ने देखा है कि 1961 में भी ये कायदा पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ डावरी एक्ट. लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे थे वो कम नहीं हो रहे थे. कुछ इस घटनाएं ऐसी दिखाई जा रही थी जैसे कि महिला खाना बना रही है, पल्लू में आग लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, या फिर कपड़े धो रही है, कुएं के बाजू में पैर फिसल गया, कुएं में गिर के मृत्यु हो गई. लेकिन आखिर गहराई में जब भी तहकीकात की गई तभी पता चला कि दहेज नहीं दिया, इसके लिए ये मृत्यु हो रही है. इसके लिए फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट के ध्यान में आया और इसके लिए फिर द प्रोहिबिशन ऑफ डावरी अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1984. तो क्या लिखना है आंसर में? द प्रिवेंशन ऑफ डावरी एक्ट पास्ड इन 1961 स्टिल एट्रोसिटीज़ यानी कि अत्याचार अगेंस्ट वुमेन डिड नॉट स्टॉप. Incidents like women burns to death as sari pallu catches fire while cooking, and women sleeps into well while washing clothes, drowns and dies. डूब के मृत्यु हो गई. Continued to be reported. ऐसी रिपोर्ट आ रही थी. Further investigation revealed that the dowry was the most frequent reason behind it. So the need was felt to make the provisions more strict or severe. Therefore, the Prohibition of Dowry Amendment Act was enacted in 1984. ये आंसर है. If you want, you can take screenshot. ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. अगला स्टेटमेंट है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैंड बाय लॉ. यहाँ पे जो बैन शब्द दिया है इसका मतलब है कुछ समय के लिए रोक लगाना. तो यहाँ पे शब्द ये आना चाहिए कि ये अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की प्रथा, अस्पृश्यता, ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है. तो वर्ड आएगा एबॉलिश, एबॉलिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर देखते हैं. The Constitution of India had adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के संविधान ने फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, हर स्थिति में समानता यानी मेल फीमेल में समानता, कास्ट कौन सी भी हो फिर भी हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है, समान है. फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारा, बंधु भाव यानी कि सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन, एंड सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय. तो ये सब वैल्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की है. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज स्टिग्मा ऑन द इंडियन सोसाइटी. तो ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो प्रथा चल रही है, अस्पृश्यता जो हम फॉलो करते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट को टच भी नहीं करना है ऐसे लोगों को, ये जो प्रथा फॉलो की जा रही थी इतने सालों से, ये एक हमारे सोसाइटी के ऊपर धब्बा है. इट वॉज अपोजिट टू द वैल्यूज़ एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान ने जो भी वैल्यूज़ एडॉप्ट किए हैं, जो भी वैल्यूज़ अपनाए हैं, ये फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इसके पूरे अपोजिट है, पूरे उल्टा है ये प्रथा. इसके लिए द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश्ड बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 17 के तहत ये प्रैक्टिस जो है अनटचेबिलिटी की वो पूरी एबॉलिश की गई है. एंड ये जो लोग हैं इनको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर दिया गया है. तो इसके लिए द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैंड बाय द लॉ. ये इसका आंसर है. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं. अगला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज़.
कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हैं, इसका रीज़न क्या है? तो माइनॉरिटीज़ बेसिकली कौन है? माइनॉरिटीज़ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में कम नंबर में होते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, कल्चरल और ट्रेडिशन, सांस्कृतिक एंड अलग अलग परंपरा फॉलो करने वाले लोग। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग धर्म है, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय है, बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो उनको अपना कल्चरल ट्रेडिशन उसका संरक्षण करने का और उसका संवर्धन यानी कि उसको और अच्छा बढ़ाने के लिए बढ़ाने का उनको अधिकार है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं। So minorities are people who are smaller in number in a particular society. India has great diversity in culture and tradition. We have various religions, sects and languages. So to preserve यानी कि उसका संरक्षण करना their cultural traditions and to develop their languages, Indian Constitution gives cultural and educational rights to minorities. You can take screenshot of this answer. अभी क्वेश्चन 6 देखते हैं। डिस्क्राइब द चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट जो है वो हिमालय पर्वत के नीचे छेड़ा गया। यहाँ पे जो भी जंगल थे उसमें के पेड़ बहुत बड़ी संख्या में काटे जाने वाले थे कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस यानी कि बिजनेस करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, उसे बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो 1973 में चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा ने ये सब रुकाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी नंबर में हिस्सा लिया। वो करती क्या थी? वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के पेड़ों की कटाई न हो इसलिए उसे जाके चिपक जाती थी सर्कल करके। ओके। तो इसके वजह से इस मोमेंट का नाम पड़ गया चिपको मोमेंट। तो इसमें गौरा देवी नामक महिला ने काफ़ी जागरूकता क्रिएट की और उसमें उनको सुदेशा देवी एंड बचनी देवी जी ने सहयोग दिया, हेल्प किया। ठीक है। तो ये है अपना चिपको मोमेंट। ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज were to be cut down for commercial purposes. In 1973, Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bahuguna had started a movement to prevent this. Women took part in it in large numbers and followed the strategy of holding hands and encircling each tree. As their method consisted of protecting the tree by embracing it, the movement came to be known as the Chipko movement. Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and Bachni Devi. अगला सवाल है राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट यानी कि मानवाधिकार रक्षा कानून, मानव के अधिकार का, मानव को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो भी अधिकार होते हैं उसकी रक्षा करने वाला कानून। ये कानून 1993 में बनाया गया पुरुष और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दूर करने के लिए, और उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म किया गया। नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया को लेके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म किया गया और कुछ राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी फॉर्म किया गया। ये जो लॉ है इन्होंने महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ काफ़ी प्रभावशाली साबित हुआ है। So Protection of Human Rights Act was enacted in 1993 to prevent injustice to men and women.
For this purpose, the National Human Rights Commission was formed. Also, in some states, State Human Rights Commission was formed. This law played an effective role in mitigating यानी कि कम करना, mitigate का अर्थ है कम करना और reduce करना. So this law played an effective role in mitigating injustice to women, that is in the form of collective oppression, divorcee women, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. सो महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं अलग अलग जगह पे, उसको कम करने के लिए ये लॉ काफ़ी प्रभावशाली साबित हुआ है. दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन 7 हम लोग देख रहे हैं. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स हाउ द यूनाइटेड स्ट्रेंथ ऑफ वीमेन कैन ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन वेरियस फील्ड्स. यानी कि जब भी महिला शक्ति एकत्रित होती है तो अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बेहतर परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में आपके लेसन में आए हुए एग्जाम्पल आपको बताने हैं. तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल है भूदान मूवमेंट का. विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट का मैसेज पूरे भारत भर फैलाने का काम प्रभावी रीति से महिलाओं ने किया. भूदान यानी कि ज़मीन दान करना. जो भूमिहीन किसान है, जो किसानों के पास रोज का गुजारा करने के लिए भी ज़मीन नहीं है, ऐसे किसानों को ज़मीन दान की जाती है. दूसरा एग्जाम्पल है मृणाल गोरे का लाटने मोर्चा. लाटने यानी कि बेलन. ये एन दिवाली के मौके पे जब भी जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी और महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, तभी ये मोर्चा निकाला गया था और वो सक्सेसफुल भी हुआ था. तीसरा एग्जाम्पल है तेलंगाना में निज़ाम के खिलाफ जो पीजेंट आर्म स्ट्रगल हुआ था, उसमें भी महिलाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया था. चौथा एग्जाम्पल है चिपको मूवमेंट का, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था. जब भी महिलाओं ने हिमालय के फुट हिल्स पे जंगलों में से जब भी पेड़ काटे जा रहे थे, तभी महिलाओं ने वहाँ पे जाके झाड़ को एनसर्कल करके वो पेड़ बचाए थे, तो वो भी सक्सेसफुल हुआ था. पांचवा एग्जाम्पल है एंटी अरैक मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में ही एंटी अरैक यानी कि एक दारू शराब का ही टाइप है. तो वो शराब पीने वालों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के महिलाओं ने एक मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था, और पूरे स्टेट भर में बाद में वो फैल गया था, तो वो भी सक्सेसफुल रहा. और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण रोल निभाया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तो अभी देखते हैं कि हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शोइंग हाउ द यूनाइटेड स्ट्रेंथ ऑफ women कैन ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन वेरियस फील्ड. फर्स्ट, in Vinoba Bhave's Bhudan movement, women volunteers carried the message of Bhudan to all parts of India. Second, in Mrinal Gore's Latne Morcha, large number of women took part against the scarcity of commodities and rising prices. This movement met with success. थर्ड एग्जाम्पल है विमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन तेलंगाना पीजेंट्स आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द निज़ाम एंड द फ्यूडल सिस्टम यानी सरंजामशाही. विमेन ऑल्सो फाउंड रीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो कर्जा लेते हैं लेकिन कर्जा उतार नहीं पाते, तभी अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्हें गुलामगिरी करनी पड़ती है, तो उन्हें बॉन्डेड लेबर कहते हैं. तो इससे ये निज़ाम के खिलाफ जो स्ट्रगल किया गया उसके बाद ये बॉन्डेड लेबर भी मुक्त हो गए. चौथा एग्जाम्पल है During the Chipko movement, women followed the strategy of holding hands and encircling each tree to stop cutting of trees from commercial purposes. पांचवा एग्जाम्पल है एंटी अरैक मूवमेंट ऑफ वुमेन इन आंध्र प्रदेश led to strict policy against the sale of arak. The movement spread to the entire state
and government had to adopt strict policy against the sale of alcohol. Sixth example है, also in India's freedom struggle women played significant role. इसमें के जितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं. ओके तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. थोड़ा समय निकाल कर कमेंट भी लिखनी है और सब्सक्राइब तो तुरंत ही कर लीजिए. ये वीडियो एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम के दिन अगर पूरे ध्यान से आप सुनते हैं तो हर सवाल का जवाब आप अच्छे से लिख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.